नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने प्रकृति की विशाल उलझी हुई दुनिया को एक सिस्टम दिया, एक तरतीब दी। चलिए सीधे कार्ल लिनियस की कहानी में चलते हैं, जिन्हें हम आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। तो ये हैं कार्ल लिनियस। वो स्वीडन के एक वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ चीजों की लिस्ट नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने तो प्राकृतिक दुनिया में व्यवस्था का एक ऐसा सिस्टम लाया जिसने वैज्ञानिकों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने हमें, कह सकते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए एक नई कॉमन भाषा दी। अच्छा, जरा सोचिए, एक शेर, एक बाघ और एक मामूली सी घरेलू बिल्ली, इन तीनों में क्या रिश्ता है? ये आपस में कैसे जुड़े हैं? बस एक शख्स ने हमें इसका जवाब दिया, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। ये वो पहेलियां थीं जो लिनियस को अपनी तरफ खींचती थीं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? लिनियस का ये सफर उनके बचपन से ही शुरू हो गया था, जब पौधों के लिए उनका जुनून पहली बार दुनिया के सामने आया। स्वीडन के राशुल्ट में उनका जन्म हुआ। उनके पिता भी एक शौकिया वनस्पति शास्त्री थे, और कहते हैं कि सोचिए, महज 5 साल की उम्र में लिनियस को अपने पिता के बगीचे के लगभग हर एक पौधे का नाम पता था। स्कूल में पारंपरिक विषयों में वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। उनके टीचर्स तो उन्हें एक कमजोर छात्र ही मानते थे। लेकिन विज्ञान के लिए उनका जो पैशन था ना, वो किसी से छुपा नहीं था। और उनकी इसी लगन को एक टीचर ने पहचाना और उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई करने की सलाह दी, जो उस समय काफी हद तक बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान पर ही आधारित थी। उपसाला यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के तौर पर वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में थे। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने फटे जूतों में कागज भरना पड़ता था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद ज्ञान के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। अब समझते हैं कि लिनियस के समय में विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती आखिर थी क्या? ये थी नामों की समस्या। एक तरह का वैज्ञानिक कंफ्यूजन था, जहां किसी को भी पक्का पता नहीं होता था कि दूसरा किस बारे में बात कर रहा है। उस दौर में होता ये था कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही पौधे या जानवर के लिए अलग अलग लंबे लंबे और कंफ्यूजिंग नामों का इस्तेमाल करते थे। अब जाहिर है, इस वजह से वैज्ञानिकों के बीच बातचीत करना और रिसर्च को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। तो इसी पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए लिनियस ने प्रकृति के लिए एक नई यूनिवर्सल भाषा बनाई, एक ऐसा सिस्टम जिसने बायोलॉजी के लिए एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया। और यहीं पर आता है उनका सबसे बड़ा आइडिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपद नामकरण पद्धति। ये हर जीवित जीव को 2 भाग वाला नाम देने की एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त प्रणाली थी। और ये सिस्टम ना कमाल का सिंपल है। पहला नाम होता है जीनस या वंश, जो हमें बताता है कि वो जीव किस ग्रुप से है। और दूसरा नाम है स्पीशीज या प्रजाति, जो उसे एक खास पहचान देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हम खुद हैं। हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। हम सबने सुना ये नाम, है ना? यहां होमो हमारा जीनस है और सेपियंस हमारी स्पीशीज। कितना आसान और सटीक। अब नाम रखने के अलावा लिनियस का दूसरा बड़ा आइडिया था पदानुक्रमित वर्गीकरण। उन्होंने प्रकृति को एक बहुत बड़े फाइलिंग कैबिनेट की तरह ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जीवों को बड़े ग्रुप्स से लेकर छोटे और ज्यादा स्पेसिफिक ग्रुप्स में रखा गया। यह लिनियस का बनाया हुआ बेसिक ढांचा है। किंगडम, फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस और आखिर में स्पीशीज। हाँ, आज की व्यवस्था में फाइलम और फैमिली जैसे कुछ और लेवल जोड़े गए हैं, लेकिन जो मूल संरचना है वो आज भी लिनियस की ही देन है। तो अब बात करते हैं उनकी उस किताब की जिसमें उन्होंने अपने ये सारे आइडियाज दुनिया के सामने रखे। साल था 1735। ये विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ था, जब लिनियस अपनी जिंदगी भर की मेहनत को एक किताब की शक्ल देने वाले थे। इस साल लिनियस ने अपनी ऐतिहासिक किताब सिस्टीमा नेचुरी का पहला एडिशन छापा। और जानते हैं, ये सिर्फ कुछ ही पन्नों की एक छोटी सी किताब थी, लेकिन इसने पहली बार हजारों पौधों और जानवरों को एक व्यवस्थित क्रम में लिस्ट किया। इसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट दिया। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने पौधों को उनके प्रजनन अंगों यानी स्टेमेन्स और पिस्टिल्स की संख्या और अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफाई करने का एक सिस्टम भी दिया। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बोल्ड और कहें तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल आइडिया भी था। तो जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए लिनियस को अपने जीवन में ही काफी सम्मान मिला, और उनकी विरासत आज भी विज्ञान को प्रभावित कर रही है। उनके काम को बहुत जल्दी पहचान मिल गई। देखिए, 1757 में स्वीडन के राजा ने उन्हें नाइट की उपाधि दी, जिसके बाद वो कार्ल वॉन लिने बन गए। और उनके जाने के बाद उनके सम्मान में लंदन में लिनियन सोसाइटी की स्थापना की गई, जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी एक्टिव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तौर पर काम कर रही है। तो सवाल उठता है कि आज लिनियस इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने विज्ञान को एक यूनिवर्सल भाषा दी। उनका सिस्टम बायोडायवर्सिटी को समझने और जो संरक्षण के प्रयास होते हैं, उनकी नींव हैं।
उन्होंने प्रकृति की अर्थव्यवस्था की भी बात की थी, जिसे आज हम इकोलॉजी के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स के रूप में देखते हैं। तो आखिर में लिनियस की जिंदगी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि किसी चीज को नाम देना सिर्फ एक शब्द या लेबल लगाना नहीं है। ये तो दुनिया को समझने की तरफ हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर नाम देना समझने का पहला कदम है, तो आज ऐसी कौन सी चीजें हैं, चाहे वो विज्ञान में हों या हमारी अपनी जिंदगी में, जिन्हें हम नाम देने में और शायद समझने में भी नाकाम हो रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।